मुरलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो भाई हम लोगों का सिविक्स का जो 4th लेसन है द इंडियन जुडिशियल सिस्टम का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और इसमें हम लोगों ने किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ लॉ जुडिशरी होता है, सुप्रीम कोर्ट के क्या काम होते हैं, ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर किस तरह से लॉज काम करते हैं, उसके अंडर कौन सी बातें आती है, ये सब हम लोगों ने। फिर जजेस का जो रिटायरमेंट की जो एज होते हैं वो कितने होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। भाई आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 2 में आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स न्यायालयीन सक्रियता। क्या क्या कार्य करती है न्यायालय। ट्रेडिशनली द कोर्ट सेटल द डिस्प्यूट्स व्हेनेवर दे आर अप्रोच्ड फॉर दैट पर्पस। तो पहले जो था ना ट्रेडिशनली मीन्स क्या बोलते, पारंपरिक। तो पारंपरिक जब भी कभी कोर्ट में कोई भी इश्यूज जाते थे तो पर्टिकुलर इश्यूज ही जो हमारा कोर्ट था वो सॉल्व करता था, ओके। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स दिस इमेज ऑफ द कोर्ट हैज अंडरगोन अ चेंज एंड दे हैव बिकम इंक्रीजिंगली एक्टिव। लेकिन अभी पिछले कुछ पीरियड्स में ये जो रिस्ट्रिक्शंस था ना कोर्ट को, वो सब बंद हो गया और उन लोगों को और ज्यादा एक्टिव किया गया है। तो किस किस बात के लिए उन्हें एक्टिव किया गया है? दिस मीन्स दैट द कोर्ट नाउ सीक्स टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स। तो संसदीय जो भी गोल्स होते हैं उसे फुलफिल करना ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो किस हिसाब से? जस्टिस यानी न्याय और इक्वालिटी के हिसाब से। सो दिस मीन्स दैट द कोर्ट नाउ सीक्स टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है संसदीय, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स ऑफ जस्टिस एंड equality. The court has tried to provide legal protection to the marginalized sections in society. Means दुर्बल कहते हैं ना, मीन्स कमजोर वर्ग बोलते हैं ना, वैसे। तो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस में कौन कौन आते हैं, ये सवाल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। हाँ, तो आप लोग इसे अंडरलाइन करना। तो इसमें कौन कौन आते हैं? विमेन औरतें, ट्राइबल यानी जो आदिवासी लोग हैं वो, वर्कर्स यानी कामगार, फार्मर्स यानी शेतकरी, एंड चिल्ड्रन। तो इन लोगों को दुर्बल माना जाता है। तो उन लोगों को प्रोटेक्शन देने का काम ये लोग करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड्स। तो इसमें है ना लोगों की भलाई को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। जनहितार्थ बोलते हैं ना, तो उस तरह से, ओके। फिर उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये एग्जाम में आएगा आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्या है, okay. As a federal court, it has the responsibility to settle disputes between the center and states on the side and states on the other. अभी जो भी स्टेट्स होते हैं ना, उन लोगों के आपस में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाइयां होती है, तंटे होते हैं, तो उन लोगों को सॉल्व करने का काम ये करता
है। तो किसके किसके बीच में डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, स्टेट्स ऑन द साइड एंड स्टेट्स ऑन द अदर। तो इन लोगों के अंदर जो भी तंटे होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। इट मे ऑल्सो गिव ऑर्डर्स टू रिलेवेंट अथॉरिटीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स यानी नागरिक, हम लोग कौन है? सिटीजन्स है। तो हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स है, हमारे जो भी अधिकार है, ओके, मूलभूत अधिकार बोलते हैं ना, मूलभूत हक, तो जो भी है हमारे, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। टू रिव्यू decrees and orders of lower courts and also review its own decisions। लोअर कोर्ट से अगर उन लोगों ने कोई डिसीजन लिया हुआ है तो उस डिसीजन के ऊपर वो लोग फिर से पुनर्विचार करते हैं, ओके, या फिर अपने किसी डिसीजन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट फिर से रीथिंक करता है ना, पुनर्विचार करता है कि ये जो मैंने डिसीजन दिया है वो किस हद तक सही है। ऐसे एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, तो उसके ऊपर भी वो लोग क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। इन केस द प्रेसिडेंट आस्क फॉर द एडवाइस ऑफ द कोर्ट टू अंडरस्टैंड द लीगल एस्पेक्ट इन मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड प्रोवाइड द नेसेसरी एडवाइस। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ एडवाइस लेते हैं। किसके लिए? लीगल एडवाइस लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? टू अंडरस्टैंड द लीगल एस्पेक्ट इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो लोगों के लिए सोशली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए लीगल एडवाइस, प्रेसिडेंट को अपने लीगल एडवाइस देने का काम कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, ओके। कैन यू टेल व्हाई डज द प्रेसिडेंट सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी इश्यू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस? ओके, तो इसका आंसर जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स दूंगी ना तभी देती हूँ, ओके। और वैसे ये जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। नाउ नेक्स्ट, रीड द पैराग्राफ एंड राइट जुडिशियल रिव्यू। तो अभी ये जो इन लोगों ने पैराग्राफ आप लोगों को दिया है, उसे आप लोगों को रीड करना है और लिखना है, ओके। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज entrusted to the Supreme Court is the protection of the Constitution। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन देना। यू आर अवेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेशन। तो हम लोगों को तो पता ही है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने पार्ट 1 में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा है ना बच्चों पार्ट 1, तो प्लीज जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास एनी लॉ दैट वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट जो है कोई भी लॉ को पास नहीं कर सकता है या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या बोलते हैं उसको, वायोलेट्स को क्या बोलते हैं? भंग करना, ओके। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उसको वो लोग यूज नहीं कर सकते, वो वाला लॉ वो लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। एवरी एक्ट और पॉलिसी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव
should also be consist with the constitution. हर एक्ट और हर एक पॉलिसी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही एग्जीक्यूट की हुई रहती है. If any law passed by the legislature or any act of the executive violates any provision of the constitution, the said law or act is declared illegal and struck down by the court. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर इन लोगों ने किसी भी कायदे को इन लोगों ने यूज किया या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे अगर इन लोगों ने वायोलेट किया तो फिर ये जो है द सेड लॉ और एक्ट इज डिक्लेयर्ड इलीगल, तो उसे इलीगल माना जाएगा, बेकायदेशीर माना जाएगा. एंड स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट, और कोर्ट की तरफ से उसे रद्द किया जाएगा. ओके, दिस पावर ऑफ द कोर्ट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू. तो ये जो कोर्ट को पावर दिया गया है उसे ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जुडिशियल पुनर्विलोकन. ओके, शुड द कोर्ट हैव सच अ राइट? क्या कोर्ट को इस तरह के राइट्स होने चाहिए क्या? See this example. The court had asked candidates contesting in elections to declare their property and income details and educational qualifications through an affidavit. तो अभी कोई भी एक कैंडिडेट है, मीन्स उम्मीदवार जो होते हैं ना, कैंडिडेट्स यानी जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, उम्मीदवार, तो कंटेस्टिंग इन इलेक्शन टू डिक्लेयर देयर प्रॉपर्टी, तो उन लोगों को है ना क्या बोलते हैं कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है वो बताइए, आपके इनकम के डिटेल्स हमें दीजिएगा, सालाना इनकम आपका कितना है, क्या है उसके बारे में, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो आप लोगों का एजुकेशन कितना है इसके बारे में सारे डिटेल्स उन लोगों को पूछा जाता है कोर्ट के द्वारा. द एम वॉज टू एंश्योर दैट द वोटर्स विल वोट ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स. द एम वॉज टू एंश्योर दैट, तो उसके पीछे का एम एक ही रहता है कि जो भी वोटर्स है ना, वोट देने वाले लोग, उन लोगों को जो भी कैंडिडेट है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए. ओके, ताकि वो लोग वो हिसाब से उसे डेट दे सके. इन दिस नॉट एन अटेम्प्ट टू मेक अवर इलेक्शन प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट. तो अभी ये जो भी ये लोग करते हैं, तो जो भी हमारा इलेक्शन वगैरह होता है तो उसे वो लोग लोगों के सामने बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रखते हैं, ताकि वोट किसे देना चाहिए ये लोग अच्छे से तय कर सके. ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन PIL उसका शॉर्ट फॉर्म है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? अगर ऐसे पूछा जाएगा आप लोग को तो लिखने आना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, अंडरलाइन करना इसको. refers to legislation filled on issues of public importance by individual citizens, social organizations or non-governmental organizations on behalf of the all people. Public interest legislation means what? पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन यानी पब्लिक की जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज होती है, इंडिविजुअल सिटीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ में न्यायालय में, कोर्ट में उनकी जो भी याचिकाएं हैं उन्हें पेश करना. ओके, और फिर कोर्ट जो है उसके ऊपर सोचेगी और फिर उसके ऊपर फिर वो लोग डिसीजंस
देंगे। ओके, नाउ हाई कोर्ट। The Indian Constitution confers the Parliament with the power to establish a High Court in each constituent state in the Union. तो हर एक स्टेट के घटक राज्य जो होते हैं उसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन लोगों ने हर घटक राज्य में हाई कोर्ट बनाए हुए है। Currently there are 24 high courts in India. Underline this. There is a chief justice along with other judges in the high court. एक मेन चीफ जस्टिस होता है और कुछ जजेस होते हैं हाई कोर्ट में। All judges of the high court are appointed by the president. तो इसके पहले भी पार्ट 1 में हमने ये सीखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जजेस जो है उसे कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो फिर उन लोगों को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा हुआ है। डू इट। द बॉम्बे हाई कोर्ट jurisdiction covers the state of Maharashtra and Goa and the union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Find out 2 other such examples where the High Court had jurisdiction over more than one state. तो अभी ये जो हाई कोर्ट है ना, महाराष्ट्र गोवा है ना, इन 2 स्टेट्स में, और दादरा नगर हवेली, दीव, दमन, तो इस तरह के जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए है। ओके, तो एक से ज्यादा जो भी स्टेट में हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं, तो ऐसे स्टेट्स के 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों को इन्होंने इंटरनेट पे देखने के लिए कहा है। फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन हम लोगों ने देखा था उसी तरह से अभी ये हाई कोर्ट का क्या फंक्शन है, तो दोनों फंक्शंस को मिक्स मत कर देना तुम लोग। ओके, टू सुपरवाइज एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द लोअर कोर्ट्स इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सुपरवाइज करना। किसे? ये जो लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, उन लोगों को सुपरवाइज करता है ये, और टू सुपरवाइज एंड मेंटेन कंट्रोल्स, और उन लोगों को वो कंट्रोल भी करता है। ठीक है, ओवर द लोअर कोर्ट्स इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। 2 authority to give orders to protect fundamental rights। तो उन लोगों को जो भी मूलभूत हक है ना, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने का, आदेश देने का उन लोगों को अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स जो है उन्हें प्रोटेक्ट करने का और ऑर्डर देने का उन लोगों को अधिकार है। द गवर्नर सीक्स द एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट while appointing judges in the district court। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने के पहले गवर्नर जो होते हैं वो उनका सलाह लेते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट, these are courts at the district and tehsil means taluka level. The people generally go to these courts. Every district court has one district judge। तो तालुका में, तहसील तालुका में ये कोर्ट होते हैं, और जनरली लोग जो होते हैं छोटे छोटे मैटर के लिए इन्हीं कोर्ट्स में वो लोग जाते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज वन डिस्ट्रिक्ट जज। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होता ही है। द ब्रांचेस ऑफ लॉ इन इंडिया। तो
जो शाखा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कायदा किस तरह का है, इंडियन जो कायदा है किस तरह का है, इस तरह से। देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ लॉ। ब्रांच, ओके, शाखा बोलते हैं उसको मराठी में। देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ लॉ, वन सिविल लॉ एंड टू इज क्रिमिनल लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ, दिस लॉ डील्स विथ This law leads with conflicts which affect or interfere with the rights of a person. अगर किसी भी व्यक्ति के उसके जो पर्सनल लॉज है, उसके जो पर्सनल अधिकार है, राइट्स है, अगर उसके ऊपर कोई अफेक्ट कर रहा है तो उसके लिए फाइट करने का काम ये कायदा करता है। तो इस कायदा के अंडर ये आता है, किसी भी हर एक इंसान को खुद का एक राइट होता है, खुद के एक अधिकार होते हैं और उस अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता। तो उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करने का काम ये कायदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी। अगर वो जमीन जायदाद के लिए झगड़े होते हैं ना, तो अगर उसका झगड़ा हो, रेंट एग्रीमेंट्स यानी जो भाड़े के ऊपर लोग रहते हैं उसके एग्रीमेंट्स के ऊपर कुछ झगड़ा हो, डिवोर्स, तलाक एक्सेट्रा, तो ये इन सबको न्याय देने का काम ये लोग करते हैं। आफ्टर फाइलिंग अ पिटिशन इन अ रिलेवेंट कोर्ट, द सेड कोर्ट गिव्स अ डिसीजन। तो जब भी इस सिलसिले में अगर कोई भी केस आता है कोर्ट में, तो वो लोग डिसीजन देते हैं, न्याय देते हैं। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल यानी फौजदारी कायदा। सीरियस क्राइम्स आर डील्ड अंडर क्रिमिनल लॉ। तो जो भी बहुत ही सीरियस गुनाह होता है, सीरियस वो बोलते हैं ना, हाँ गुनाह ही बोलते हैं उसको, क्राइम अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्रिमिनल लॉ बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट, थेफ्ट यानी चोरी, रॉबरी यानी डाका डालना, डाउरी यानी दहेज। तो बहुत सारे बच्चों को है ना डाउरी के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि डाउरी यानी क्या होता है ना बच्चों, कि इनकेस अभी शादी किसी की तय हो रही है तो लड़के वाले जो होते हैं ना, लड़की वालों के लड़की के जो माँ बाप होते हैं उनके पास डाउरी मांगते हैं, दहेज मांगते हैं, मराठी में उसको हुंडा कहते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, डाउरी मांगते हैं, फिर हम लोग को 2 लाख दो, शादी करके दो, हमारे बेटे को गाड़ी दो, एक फ्लैट दो, ऐसे कुछ भी कंपलसरी, इतना सोना डालो, उसके माँ को यही देना चाहिए, उसके पापा को यही देना चाहिए, लड़के की बहन को इतना सोना दो, तब हम लोग आपकी लड़की से शादी करेंगे। अगर वो लोग मान भी जाते हैं ना, परिवार वाले लोग, और कुछ भी करके अगर वो लोग शादी कर भी देते हैं, दहेज भी दे देते हैं, डाउरी दे देते हैं, फिर लड़की की शादी भी करवा देते हैं, फिर उसके बाद भी वो लोग क्या करते हैं, फिर लड़की को टॉर्चर करते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, जा तेरे माँ बाप के पास से पैसे लेके आ, जा तेरे माँ बाप को बोल फ्लैट का पैसा देने के लिए, ऐसे करके लड़की को मारा जाता है, पीटा जाता है। फिर ऐसे जला देने वाले केस भी बहुत ज्यादा आते हैं इसमें। तो इसके लिए डाउरी भी जो है वो बहुत ही बड़ा क्राइम है। अगर मेरी भाषा में अगर मैं कहूँ ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। अभी तो लड़कियां भी बहुत अवेयर हो गई है और पेरेंट्स लोग भी बहुत अवेयर हो गए हैं। जो लोग भी डाउरी मांगते हैं वहां पर लड़कियां ही पहले मना कर देती है, मुझे शादी करनी ही नहीं है इस लड़के के साथ में। ओके, मर्डर यानी खून एक्सेट्रा। इन दीज केसेस द फर्स्ट स्टेप is to file a first information report, means FIR। FIR का फुल फॉर्म क्या है अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। परसों ही मैंने भी पूछा था
FIR का मतलब क्या होता है करके, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ओके, तो अगर ऐसा कोई केस है तो सबसे पहले FIR करना जरूरी है विद द पुलिस के पास। द पुलिस इन्वेस्टिगेट्स द मैटर एंड देन अ पिटिशन इज फाइल्ड इन द कोर्ट। तो सबसे पहले पुलिस जाती है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन करती है, वहां पर तहकीकात करती है। अगर कुछ केस हुआ है, समझो मर्डर हुआ है, तो जैसे तुम लोगों ने देखा होगा CID सीरियल में वगैरह, तो वहां पर पुलिस जाती है, फोटोज निकालती है, फिर उसके बाद में ये जो मामला होता है, जो अगर गुनहगार मिल गया है तो उसे पकड़ते हैं, फिर उसे कोर्ट में लेकर जाते हैं, फिर वो कोर्ट में फाइल होता है केस। ओके, इफ द चार्जेस आर प्रूव्ड देयर आर प्रोविजंस फॉर सीवियर पनिशमेंट्स। अगर किसी भी इंसान के ऊपर गुनाह प्रूव होता है, साबित होता है कि नहीं यही वो गुनहगार है, तो फिर उसके लिए वो हिसाब से एकदम गंभीर ये भी दिया जाता है, क्या पनिशमेंट भी उन लोगों को मिलता है। अगर उसने बहुत ही निर्दयता से खून किया रहेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी, या फिर उम्र कैद दी जाएगी। चोरी की है, चोरी करते समय किसी को मारा होगा तो उसके लिए अलग सजा होती है। हर एक गुनाह के लिए अलग अलग कायदे बनाए गए हैं और एज पर लॉ वो हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं वो हिसाब से फिर जज लोग जो होते हैं वो क्या पनिशमेंट देना है वो डिसाइड करते हैं। द इंडियन जुडिशियरी हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अभी ये जो जुडिशियरी जो कायदे है ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे देश के डेवलपमेंट में। कॉमन पीपल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम। कॉमन पीपल यानी आम आदमी जो होते हैं, जैसे हम लोगों के जैसे, आप लोगों के जैसे, तो उन लोगों को कॉमन पीपल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम। तो हम लोगों को इस जुडिशियल सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है कि हम लोगों को यहाँ पर जरूर जस्टिस मिलेगा, जरूर न्याय मिलेगा। The judiciary in India has protected individual freedom, the federal system and the constitution of India। तो हमारी जो देश की जुडिशियरी सिस्टम जो है वो क्या प्रोटेक्ट करती है? इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्ति स्वातंत्र्य। हर एक इंडिविजुअल को हमारे देश में फ्री रहने की आजादी है, इसे कहते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम, है ना। जैसे अभी मुझे कभी भी कहीं भी जाना हो तो मैं आ जा सकती हूँ, मुझे बाहर गांव जाना है तो मैं जा सकती हूँ, मुझे कहीं दूसरी जगह पे जाकर रहना है तो मैं वहां पर जाकर रह सकती हूँ। हमारे इंडिया में मैं कहीं पर भी आजादी से घूम फिर सकती हूँ, मुझे उसमें कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। फेडरल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो व्यक्ति स्वातंत्र, संघ राज्य एंड संविधान का संरक्षण, ये इसमें आते हैं। कोर्ट्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी इन इंडिया। और ये जो कोर्ट्स है, हमारे जो डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया है, लोकशाही जो है हमारे देश में, उसको मजबूत बनाने का काम करती है। ओके, और इसके लिए तो इसीलिए तो हमारा ये जो देश है ना इतना स्मूथली चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में कायदे कानून है। ओके, वरना फिर कोई भी कैसे भी रहेगा, किसी का भी जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसके लिए ये सारे कायदे बनाए गए हैं ताकि हमारा जो देश है वो स्मूथली चल सके। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। और आपको लेसन अच्छा लगा है, समझ में आया है तो एक लाइक जरूर देना, और फ्री है मेरा चैनल तो फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है,
तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।